और अब खबरें विस्तार से। लंबे संघर्ष के बाद एनपीएस कर्मचारियों को मिली ओल्ड पेंशन बहाली, जिसके लिए कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार का आभार जताया है। आज शिमला में एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि लंबे समय से उनकी मांग नहीं सुनी जा रही थी, जबकि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने पर अपना वादा पूरा किया और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए प्रदेश के कर्मचारी उनका धन्यवाद करते हैं और इसी के लिए धर्मशाला में जल्द ही आभार रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश का कर्मचारी वर्ग शामिल होगा और इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया जाएगा, ऐतिहासिक जश्न मनाया जाएगा। सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको प्रदेश सरकार ने हूबहू उसी तरह से बहाल किया है जिस तरह से हम चाहते थे। जिस ओपीएस को हम मांग रहे थे, जो ओपीएस सीसीएस रूल 1972 के तहत थी, उसी ओपीएस को जो है हिमाचल प्रदेश ने लागू किया है, बिल्कुल वैसी ही ओपीएस। ये हमने कल्पना की थी, जिस कल्पना के तहत हमने प्रयास किए थे और आज ये प्रयास सफल हुए हैं, जिसके लिए हम आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके तमाम सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं। और राजेंद्र हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, ये एनपीएस कर्मचारी संघ था जो अब जाहिर है कि ओपीएस की डिमांड कर रहा था, अब ये ओपीएस हो गया, तो अब क्यों इस तरह से इनकी पीसी हुई? क्या अब तक इन्हें भरोसा नहीं हो पाया था कि वाकई इसका जो है सरकारी जो हुक्मनामा है वो भी जारी हो जाएगा, या फिर ये कि इन्हें ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि सरकार पूरा करेगी लेकिन हो सकता है कि एक लंबा समय ले ले? विशाल, बिल्कुल इंतज़ार था और अटकलें लगाई जा रही थी कि जब तक एसओपी नहीं आती कि किस प्रकार से ओपीएस को लागू किया जाएगा, तब तक असमंजस में सभी लोग थे, चाहे वो कर्मचारी थे या फिर राजनीतिक दल थे। तमाम लोग एसओपी का इंतज़ार कर रहे थे सरकार की तरफ से किस प्रकार एसओपी जारी होती है। लेकिन एसओपी जारी होने के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि ओपीएस पुराने पैटर्न पर ही लागू होगी और कर्मचारियों को क्या चीज़ें उसमें अदा करनी होगी और किस प्रकार से ओपीएस लागू होगी। तो अब जब ये सब चीजें सामने आ गई है, उसके बाद फिर एनपीएस महासंघ सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने की और आभार जताया प्रदेश सरकार का। जिस प्रकार से एक लंबा एजिटेशन उनको लड़ना पड़ा, सड़कों पर रहे, कई विरोध प्रदर्शन किए, लंबे धरने प्रदर्शन किए और क्रमिक भूख हड़ताल उनके द्वारा की गई, अलग अलग जिला मुख्यालयों पर बैठे रहे। उसके बाद फिर आज जब प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले दिनों एसओपी जारी कर दिया गया, फिर आज ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये घोषणा की कि प्रदेश सरकार का आभार कर्मचारी व्यक्त करेंगे, एनपीएस महासंघ व्यक्त करेगा और उसके लिए धर्मशाला का चयन किया गया है कि धर्मशाला में इस आभार रैली का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह इसमें मुख्य अतिथि होंगे। अब कोशिश की जा रही है कि जैसे ही मुख्यमंत्री से मुलाकात इन कर्मचारियों की होगी तो इस मुलाकात के बाद समय मुख्यमंत्री से लिया जाएगा कि किस दिन धर्मशाला में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उसके बाद फिर एक बड़े स्तर पर रैली की तैयारियां कर्मचारी कर रहे हैं। इंतजार इसलिए लंबे समय से था, हालांकि पहले ही जब कैबिनेट बैठक प्रदेश सरकार की तरफ से की गई थी, औपचारिक सहमति कैबिनेट ने उसके बाद दे दी थी और कई चरण इस पूरी प्रोसेस में आए, लेकिन सब लोगों को इंतजार था कि एसओपी कब आएगी और किस प्रकार से ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। और अब जो विशाल फॉर्मेट प्रदेश सरकार की तरफ से एसओपी जारी किया गया है, उसमें 2003 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं तब से लेकर अब मार्च 2023 तक जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको अपना जो एनपीएस में प्रदेश सरकार का शेयर था वो उनको डिपॉजिट करना होगा और जब वो ऑप्शन अडॉप्ट कर लेंगे ओपीएस की, उसके 2 महीने के अंदर ये पूरी फॉर्मेलिटीज करनी होगी और संबंधित विभाग जिससे वो रिटायर हुए हैं वहां पर कर्मचारियों को अपना जो प्रदेश सरकार का एनपीएस में फंड गया है, जो कर्मचारियों का हिस्सा है, वो वहां पर डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर इस राशि के ऊपर हम गौर करें जो प्रदेश सरकार ने कर्मचारी के एनपीएस फंड में डिपॉजिट किया, वो करीब अगर एक चपरासी की हम आमतौर पर देखें जो 2003 के बाद से रिटायर हुए और लगभग 4 लाख बनती है और जो उच्च ओहदों पर है, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, वो 20 लाख तक का जो ये अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट बन जाता है। तो ऐसे में वो राशि उनको प्रदेश सरकार में या अपने संबंधित डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करनी होगी ओपीएस की ऑप्शन के साथ 2 महीने के अंदर। उसके बाद फिर वो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
तो ऐसे में ये शर्त प्रदेश सरकार के द्वारा रखी गई है और इसको पूरा करने के बाद वो ओल्ड पेंशन स्कीम मिल जाएगी। इन कर्मचारियों का एनपीएस महासंघ का भी यही कहना था कि उनकी जो डिमांड थी वो भी यही थी कि ओपीएस जो पुराना पैटर्न है उसके आधार पर लागू हो और जो शेयर स्टेट गवर्नमेंट ने एनपीएस में दिया है वो उनको डिपॉजिट कराना पड़े। तो विशाल अब इंतजार है मुख्यमंत्री की तरफ से तारीखें फाइनल होने का। जिस प्रकार जब तारीख मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद फाइनल हो जाएगी तो फिर एनपीएस महासंघ धर्मशाला में एक बड़ी रैली का आयोजन करेगा और प्रदेश सरकार का आभार इसके ऊपर जताएगा। इन कर्मचारियों का ये भी कहना था विशाल कि पिछली प्रदेश सरकार भी इन ओपीएस को लागू कर सकती थी, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई और सीरियस पिछली सरकार ओपीएस को लेकर नहीं थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने वायदा किया चुनावों से पहले, चुनावों में कर्मचारी वर्ग ने उनका साथ दिया और वादे के मुताबिक और अब ओपीएस की गाइडलाइन प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है। तो ऐसे में एसओपी जारी होने के बाद अब ये निश्चित हो गया है कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। जी वैशाल। जी बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए, बहुत विस्तार से ये बातें बताने के लिए कि किस तरह से जो एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम जो कर्मचारी संघ था जो ओपीएस की मांग कर रहा था उस कर्मचारी संघ ने अब जो है राज्य सरकार का आभार जताने का को लेकर एक रैली करने की बात की है और वो धर्मशाला में वो रैली होगी और वो इस बात से खुश है कि सरकार ने जो वादा किया था, यानी कि उस पार्टी ने जब वो सरकार में आने से पहले चुनाव के दौरान उसने वादा किया था, वो जब सरकार में वो परिवर्तित होती, जब उसे सत्ता पे पहुंचा देते हैं हिमाचल के लोग, तो उस सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है। और इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे। कुछ और अहम खबर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से एनकाउंटर में शहीद हुए कांगड़ा में पालमपुर के लाल शहीद जवान अरविंद कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुबह ही शहीद अरविंद कुमार के पार्थिव देह उनके पैतृक गांव सोरी मरहू पहुंची थी और जब वहां पहले से ही काफी बड़ी संख्या में लोग अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन को पहुंचे हुए थे। शहीद अरविंद कुमार का पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, सीपीएस आशीष बुटेल, कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री, डीसी निपुण जिंदल, सुलह विधायक विपिन परमार वहां मौजूद थे। तो ये वो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं पूरा माहौल गमगीन था, गम में डूबे हुए लोग बस इस बात को लेकर जो है सीना भी चौड़ा हो रहा था कि देश के लिए इस वीर सपूत ने अपनी कुर्बानी दी है। कुर्बानी को लोग याद कर रहे थे और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में वहाँ लोग नजर आए। लेकिन जो उनके परिवार के लोग थे, जो उनके करीबी थे और पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे और सब ने इस वीर सपूत को अंतिम विदाई यहां पर दी है और जिस तरह से पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसे विदा किया गया, लेकिन गम जो है वो भी अपनी जगह बरकरार था। आज जो जम्मू एंड कश्मीर की हालत है दिन प्रतिदिन जो है वो बिगड़ती जा रही है और उसमें बहुत से हमारे वो मिलिट्री में जो हमारे नौजवान वहाँ इस देश की सेवा कर रहे हैं उसमें काफ़ी लोग हताहत हो गए हैं और इस ट्रेजिडी में भी 5 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। उनके परिवार के प्रति हम जो है वो शोक संपन्न परिवार की तरफ जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको जो है वो इस सदमे से उभरने की जो है वो ताकत दे। परंतु जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की हालत जो है वो वर्तमान परिस्थितियों में बिगड़ी है, इसके लिए सरकार को बड़ी गंभीरता से उसको देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सोलन में कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने शूलिनी विश्वविद्यालय में युवाओं को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने दिल का दर्द बताते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में राहुल गांधी प्राथमिक सदस्यता के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उन्हें बेहद महत्व दे रही है, ठीक उसी तरह फिल्म निर्माता काबिल नहीं है, लेकिन आज उन्हीं को मान सम्मान मिल रहा है। पूरा बॉलीवुड उनका विरोध कर रहा है और वो अकेले पड़ चुके हैं।
नए जो कलाकार है वो आगे नहीं आ रहे हैं या आने नहीं दिया? नहीं, ये इसीलिए हो रहा है जिस तरह से कांग्रेस का है। आप बताइए, क्या राहुल गांधी सबसे ज़्यादा काबिल और सबसे ज़्यादा समर्थ व्यक्ति हैं क्या कांग्रेस में? नहीं। अगर देखा जाए उनको तो प्राइमरी मेंबरशिप मिलनी चाहिए कांग्रेस की। उनकी तो पॉलिटिक्स के बारे में ज़ीरो है, लेकिन उनको बना रखा है सबसे मेन आदमी उसका। बस वही जो कांग्रेस की प्रॉब्लम है वही बॉलीवुड की प्रॉब्लम है कि आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को, मीडियोकर लोगों को आगे लाएं और जो टैलेंटेड लोग हैं उनको उनकी आवाज़ को चुप करा दें। आज कांग्रेस में सारे जितने टैलेंटेड लोग हैं उनकी आवाज़ों को तो चुप करा दिया गया, वो कहाँ बोल पाते हैं बेचारे। और नाहन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने कांग्रेस सेवा दल संस्थापक नारायण सुब्बराव हार्डिकर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सेवा दल ने स्वच्छ हिमाचल हरा भरा हिमाचल अभियान की शुरुआत की, जो आगामी 3 महीने तक चलेगा। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए हिमाचल के 2 वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। स्वच्छ हिमाचल हरा भरा हिमाचल एक अभियान शुरू किया गया है कांग्रेस सेवा दल के द्वारा, और अगले तकरीबन 3 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा और पूरे प्रदेश स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। आज इसका आगाज यहाँ से किया जा रहा है। और ये स्वच्छता अभियान जो इन्होंने चलाया, मैं इनको इसके लिए बधाई भी देना चाहूँगा। और आज के दिन हम जो हमारे अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके योगदान को, उनके बलिदान को जो है हिंदुस्तान भुला नहीं पाएगा। आज हम ऐसा भी संकल्प लेंगे कि शहीदों के परिवार के लिए जो है प्रदेश की सरकार भी और देश की सरकार भी कुछ प्रावधान करे, ताकि उनके जो पीछे परिवार रह गया है उनको भी एक सुरक्षित जीवन जीने का जो मौका मिले। और हमीरपुर में लोक निर्माण विभाग की ओर से 100 किलोमीटर की सड़कों पर 250 करोड़ की राशि खर्च होगी। इन सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए डीपीआर बनाकर भारत सरकार को भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों पर करोड़ों की राशि खर्च की जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद विभाग सड़क मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू कर देगा। किलोमीटर की सड़क, 100 किलोमीटर के करीब की सड़कों को पीएमजीएसवाई 3 में भेज रहे हैं, जिसकी डीपीआर भारत सरकार को ऑलरेडी जा चुकी है। लगभग ये 250 करोड़ की लागत से बनेगी ये सारी सड़कें, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द भारत सरकार से इसकी स्वीकृति मिल जाएगी पीएमजीएसवाई 3 के अंतर्गत। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, तो कुछ निर्देश ये हुए थे कि हमें सेंट्रल रोड फंड के अंतर्गत ये रंगत से लेके बड़सर, देन बड़सर से हमारा जो भागचाल ब्रिज है। मंडी के बागवानों को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ में सुगंधित एवं औषधीय पौधों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि उद्यान विभाग एवं डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से 17 बागवानों के सुगंधित एवं औषधीय पौधों के बारे में प्रशिक्षण लेने के लिए लखनऊ के CIMP सेंटर में भेजा गया। वहीं इस प्रशिक्षण से न केवल जिले के बागवान सुगंधित और औषधीय पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि बागवान इन पौधों की जानकारी होने से जिले में इनकी खेती को भी बढ़ावा देंगे, जिससे आने वाले समय में किसानों और बागवानों को अच्छी आमदनी भी हासिल होगी। यहाँ पे 17 फार्मर्स को औषधीय पौधों की, सुगंधित पौधों की खेती का प्रशिक्षण लेने के लिए लखनऊ CIMP सेंटर में भेज रहे हैं आज यहाँ से। और ये सभी फार्मर जो है डिफरेंट ब्लॉक से हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के। ये 5 दिनों में वहाँ पर औषधीय पौधे जैसे जंगली गेंदा, तुलसी, जेरेनियम सेंटेड, वो कैसे कैसे उनको लगाया जाता है और उनका प्रशिक्षण कैसे किया जाता है, इसका प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। इसके बाद जैसे ये लोग इसमें खेती में शुरुआत करेंगे, इन्हें महक स्कीम के अंतर्गत उद्यान विभाग के द्वारा सब्सिडी भी देंगे। तो आज ये यहाँ से रवाना हो रही है बस इनकी, और 5 दिन ये लखनऊ में वहाँ पे CIMP सेंटर में प्रशिक्षण लेके फिर वापस है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर अपना हिमाचल। हिमाचल में कई जगहों पर मौसम खराब है और धर्मशाला में तूफान का कहर देखने को मिला है। यहां धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में चल रहे विरासत मेले के टेंट उखड़ गए। इस हादसे में लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं।
और लाहौल घाटी में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। घाटी में रात को बर्फबारी से समूचा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। घाटी में आसमान घने बादलों से घिरा हुआ है और बर्फबारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम के बदले मिजाज के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। किसान समय समय पर हो रही बारिश और बर्फबारी को खेती बाड़ी के लिए फायदेमंद मान रहे हैं। आजकल ये जो लगातार बारिश हो रही है, इसका इफेक्ट सीधे तौर पे जो हमने ट्रांसप्लांटिंग की है उसके ऊपर पड़ रहा है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जैसे ही मौसम साफ होता है, आपने 1 ml बेविस्टिन पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देनी है और उसके बाद जो माइक्रोन्यूट्रेंट और बाकी खादें हैं वो देनी है। इसके साथ साथ जो नर्सरी जहाँ पे उगाई जा रही है उस नर्सरी में आप ज़्यादा पानी ना डालें, और ज़्यादा पानी उसमें आ जाता है तो बीमारी लगने का डर रहता है। ऐसा है कि आज 27 अप्रैल 2023 को इस मौसम ने दोबारा से करवट लिया। इससे पहले 4-5 दिन पहले दोबारा लाहौल स्पीति में काफ़ी हिमपात हुआ था और उस हिमपात से यहाँ के हमारे जो भी कृषि करने वाले लोग हैं वो बहुत ही खुश हैं, क्योंकि इस साल सर्दियों में बर्फ़ कम पड़ने से लोग बहुत परेशान थे सिंचाई की पानी की कमी होने के कारण। परंतु ऊपर वाले ने यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी मेहरबान किया और पीछे 2 फुट के करीब यहाँ पर स्नोफॉल हुआ था। इससे हमारे यहाँ कृषि बागवान जो भी है वो लोग इस बर्फ़ और बारिश को पूरा वरदान मानते हैं। मई के महीने में बर्फबारी और बारिश की वजह से किन्नौर के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश होने से किसान बागवान खुश हैं। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की फ्लोरिंग शानदार हो रही है। इस समय की बारिश काला जीरा, बादाम, खुरमानी और अन्य फसलों के लिए अमृत मानी जाती है। मौसम विभाग ने भी 8 मई को बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है और जिला प्रशासन ने लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि वो गैर जरूरी यात्रा न करें। नूरपुर की पंचायत सोलियाली के प्रसिद्ध प्राचीन डिबकेश्वर महादेव मंदिर में विश्व हिंदू महासभा की मासिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विश्व हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र समकड़िया ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस दौरान विश्व हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र समकड़िया ने कहा कि आज विश्व हिंदू महासभा की मासिक बैठक डिबकेश्वर महादेव मंदिर में हुई है। बैठक में मंडल के अध्यक्ष संजीव और मंडल के सचिव हरनाम की नियुक्ति की गई है। अगली नियुक्तियां अगली मासिक बैठक में की जाएंगी। आज विश्व हिंदू महासभा की मासिक बैठक डिबकेश्वर महाराज के मंदिर में की गई और जहां पर मंडल के अध्यक्ष संजीव जी व मंडल के सचिव हरनाम जी की नियुक्ति की गई। यहाँ पे मेन मकसद था कि अपने हिंदुओं को थोड़ा सा जागृत करने के लिए एक उसको मीटिंग करनी थी और इसको संगठन के विस्तार के लिए दरअसल ये मीटिंग की गई थी और अलग अलग जगहों पे हम मीटिंग करेंगे। इसके लिए पूरे प्रदेश में मीटिंगें करेंगे। वहाँ पे हम जैसे अपना मंडल का अध्यक्ष, मंडल का पूरा जितना भी कार्य करनी होगी वो बनाई जाएगी। नाहन में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर देवभूमि क्षेत्रीय संगठन एवं स्वर्ण मोर्चा की ओर से 9 मई को स्वर्ण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर देवभूमि क्षेत्रीय संगठन एवं स्वर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता की और कहा कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में पद्मश्री अवार्ड अजय ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। मैं आह्वान करना चाहता हूं, पूरी नाहन की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूं, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूं। महाराणा प्रताप जी की जयंती है, महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव है और हिमाचल प्रदेश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप जो सभी के सभी वर्ग, सभी के सभी लोग महाराणा प्रताप जी जो अपना आदर्श मानते हैं, सारे के सारे बंधन, सारे के सारे बंदिशें तोड़कर नाहन की तरफ कूच करे। एक नया इतिहास नाहन में लिखा जाना चाहिए। और सोलन में मूल प्रभा
अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज ने हिमाचल राज्य समिति का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर प्रवासी नेपालियों की ओर से जिले में नगर निगम से ओल्ड डीसी ऑफिस तक एक जन आक्रोश रैली भी निकाली गई। मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज संस्था के अध्यक्ष ठाकुर खनाल का कहना है कि नेपाली मूल के नागरिकों को भारत में समान अधिकार तो मिल रहे हैं, लेकिन सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते इस सम्मेलन का आयोजन विभिन्न राज्यों के बाद सोलन में किया गया। हम चाहते हैं कि भारत में भी जो 1950 का संधि हमें अधिकार देता है वो अधिकार प्रदान किया जाए, और साथ में हमारा ये मुद्दा भी है कि हम भारत से नेपाल में रोजगार के लिए आए हैं, इसलिए नेपाल के नागरिक हैं। नेपाल में होने वाले जो मुख्य इलेक्शन है उसमें प्रवासी नेपालियों का मताधिकार सुनिश्चित किया जाए, और उसके साथ साथ नेपाल में जो प्रतिनिधि सभा और राज्यसभा है उस पर प्रवास में काम कर रहे नेपालियों का प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया जाए, ताकि हमारी मांगों को हमारी संसद में भी उठाया जा सके। इस तरह का हम लोग का डिमांड है। हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना ने परिवार के साथ श्री नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्राचीन हवन कुंड में आहुति डाली। इस मौके पर प्रबोध सक्सेना ने बताया कि विश्व विख्यात धार्मिक स्थलों को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सजग है और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मंदिरों को लेकर एक प्लान तैयार कर रहे हैं। वित्त विभाग और पर्यटन विभाग में भी इसे लेकर विचार विमर्श चला हुआ है और इन धार्मिक स्थलों पर और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम होगा। अब नई सरकार आने के बाद इस पे, क्योंकि हमारे पास आपको मालूम है उप मुख्यमंत्री महोदय के पास भी चार्ज यही है, तो अभी इस पे कई चीज़ों पे विचार हो रहा है। कुछ वित्त विभाग में भी हो रहा है, कुछ पर्यटन विभाग में भी हो रहा है। मेरे ख्याल से भी समय लगेगा जब इसका सही स्वरूप सामने आ पाए। सर, जैसे हमारा धार्मिक स्थल नैना देवी है सर, तो ये पहाड़ी के ऊपर है, जैसे तो जोशीमठ जैसा यहाँ पे कई बार भूस्खलन हो चुका है, तो इसके लिए क्या सर सरकार की प्राथमिकता रहेगी जी? ना, मुझे भी उपायुक्त महोदय ने बताया कि उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों को बुलाया हुआ है, जो इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, और अगर राज्य सरकार की ओर से भी जो कोई सहायता देने की आवश्यकता होगी तो उसके लिए हम लोग तत्पर। धर्मशाला के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 17 और 19 मई को होने वाले आईपीएल मैचों के सफल आयोजन को लेकर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने भगवान इंद्रनाग मंदिर में पूजा अर्चना की और कन्या पूजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया। माना जाता है कि क्षेत्र में जितने भी छोटे बड़े आयोजन होते हैं तो इंद्रनाग देवता से बारिश न होने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। धर्मशाला में 17 मई को पंजाब और दिल्ली और 19 को पंजाब और राजस्थान की टीमों के बीच मैच खेले जाएंगे। लगभग 10 वर्षों के बाद जो है वो एक बार फिर से आईपीएल के मैचेस जो है वो धर्मशाला में होने जा रहे हैं। 2 मैचेस जो है वो 17 और 19 मई को धर्मशाला के मैदान में खेले जाएंगे, और किंग्स 11 पंजाब जो है वो एक बार पुनः उन्होंने जो है वो एचपीसीए को अपना होम ग्राउंड जो है वो यहाँ का धर्मशाला का बनाया है। उसी के आयोजन के लिए यहाँ पे किसी भी बाधा के, किसी भी रुकावट के ये मैचेस जो है वो सफल रहे, उसके लिए हम जैसे हमेशा के लिए हमेशा हम मैचेस से पहले जो है वो इंद्रनाग भगवान की शरण में आते हैं। हमारी आस्था है और ये यहाँ के ग्रह देवता हैं, और इनकी शरण में आकर के इस सफल आयोजन के लिए हम यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं और भंडारा भी करते हैं। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, सीएम सुक्खू पहुंचे दिल्ली। कर्नाटक से वापस पहुंचे दिल्ली। कर्नाटक दौरे से लौट चुके हैं सीएम सुखदेव सुक्खू। चूंकि सुक्खू कर्नाटक में थे, चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे थे, सीएम सुक्खू अब कर्नाटक से दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली वापस आ चुके हैं सीएम सुखदेव सिंह सुक्खू। कर्नाटक दौरे से वापस दिल्ली पहुंचे हैं और अब ऐसी बातें हैं, ऐसी खबरें हैं कि दिल्ली में सीएम सुखदेव सिंह सुक्खू कुछ राजनीतिक मुलाकात कर सकते हैं। सीएम सुखदेव सिंह सुक्खू कर्नाटक दौरे पर थे। कर्नाटक में जो चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चल रहा है उसमें कांग्रेस की तरफ से सीएम सुखदेव सिंह सुक्खू ने भी प्रचार में हिस्सा लिया और अब वो वापस कर्नाटक से दिल्ली आ चुके हैं और ऐसा समझा जा रहा है कि दिल्ली में कुछ जरूरी राजनीतिक मुलाकात करेंगे सीएम सुखदेव सिंह सुक्खू और उसके बाद फिर वो हिमाचल वापस लौटेंगे, शिमला वापस लौटेंगे। तो फिलहाल ये खबर, सीएम सुखदेव सिंह सुक्खू कर्नाटक दौरे से वापस हो चुके हैं। कर्नाटक दौरे से चुनाव प्रचार में शामिल होकर और चुनाव प्रचार करते हुए उसके बाद सीएम सुखदेव सिंह सुक्खू दिल्ली वापस आ चुके हैं। अब दिल्ली में कुछ राजनीतिक मुलाकात होगी, उसके बाद फिर वो वापस शिमला लौटेंगे।
किन्नौर के रेकांगपिओ में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से निकलने वाले कूड़े को वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन का संयंत्र सफेद हाथी साबित हो रहा है। पोवारी के पास साल 2014 में लगभग 89 लाख रुपए की लागत से यह कूड़ा संयंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन यह कूड़ा संयंत्र सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। रेकांगपिओ बाजार से निकलने वाला हजारों टन कूड़े का ढेर पोवारी के कूड़ा संयंत्र में पड़ा रहता है, जिसे रात के समय सतलुज नदी के किनारे खुले में फेंका जा रहा है। वहीं राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान पोवारी में कूड़ा संयंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन भाजपा शासनकाल में ऑपरेशनल ये नहीं हो पाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम साड़ा क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करने के लिए जल्द ही बेहतरीन कूड़ा संयंत्र स्थापित करें। और इसी के साथ अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JK पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।